विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है टोटल साइंस सॉल्यूशन चैनल पर। इस चैनल पर आपको विज्ञान विषय से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं। विज्ञान विषय से संबंधित जो भी आपके अध्याय हैं, कक्षा 6वीं से लेकर 10वीं तक, सभी अध्यायों से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारियाँ, विभिन्न नोट्स, प्रश्नों के उत्तर, परीक्षा में उपयोगी प्रश्नों के उत्तर, शॉर्ट आंसर्स और बड़े प्रश्न या जो दीर्घ प्रश्न होते हैं उनके उत्तर, लघु प्रश्नों के उत्तर, सही जोड़ियाँ, रिक्त स्थान और बहुविकल्पीय प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर पब्लिश किए जा रहे हैं। इन प्रश्नों के उत्तर देखने के लिए, अपनी परीक्षा की तैयारी करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं, कक्षा 10 का यह अध्याय 2 है, अम्ल, क्षारक एवं लवण। इससे संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स इस वीडियो में हम देखेंगे। अम्ल, क्षारक एवं लवण जो आपका अध्याय है, अध्याय 2, उससे संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ शुरुआत करते हैं हम अम्ल से। जैसे अम्ल के बारे में यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लेटेक्स को लाल में बदल देते हैं और अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है खट्टा। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और जो एसिड नाम दिया गया है वह भी लैटिन भाषा से लिया गया है। एसिड का अर्थ ही खट्टा होता है। यहाँ प्रबल अम्ल के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। यदि आपसे प्रबल अम्ल पूछे जाते हैं तो प्रबल अम्ल के यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। यह प्रबल अम्ल हैं HCl, H2SO4 और HNO3। दुर्बल अम्ल हैं CH3, COH, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। सांद्र अम्ल क्या होते हैं? जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल अल्प मात्रा में होता है, ऐसे अम्ल सांद्र अम्ल कहलाते हैं। और तनु अम्ल, जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में होता है जबकि जल अधिक मात्रा में होता है, तो ऐसे अम्ल तनु अम्ल कहलाते हैं। क्षारक के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं, क्षारक के गुण देखते हैं। तो क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं, ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं और ये जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। अम्ल जलीय विलयन में OH+ आयन देते हैं, जबकि क्षारक जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। प्रबल क्षारक के यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। प्रबल क्षारक हैं NaOH, KOH और CaOH ट्वाइस। दुर्बल क्षारक हैं NH4OH। क्षार की परिभाषा यहाँ पर दी गई है, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, जैसे NaOH, KOH, MgOH ट्वाइस। और लवण अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। जब अम्ल और क्षारक की परस्पर क्रिया कराई जाती है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। उस अभिक्रिया के दौरान लवण और जल का निर्माण होता है। लवण के यहाँ पर उदाहरण हैं जैसे NaCl और KCl। और सूचक क्या होते हैं? सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। आगे देखते हैं सूचक के प्रकार। सूचक 3 प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम या संश्लेषित सूचक और गंधीय सूचक। अब प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं? ये पौधों में पाए जाते हैं, जैसे लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया, पौधे के फूल, हल्दी, ये प्राकृतिक सूचक हैं। संश्लेषित सूचक ये रासायनिक पदार्थ हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज और फेनोल्फथलीन। गंधीय सूचक इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाती है, जैसे प्याज, लौंग और तेल। यहाँ देखें हम अंतर दिया गया अम्ल, क्षारक एवं लवण में। प्राकृतिक सूचक जो हैं सूचक हैं जैसे लिटमस, लाल पत्ता गोभी का रस, हल्दी, हाइड्रेंजिया के फूल का रस। रंग गंध में परिवर्तन अम्ल के साथ। तो प्राकृतिक सूचक जो है लिटमस लाल रंग देता है, लाल पत्ता गोभी का रस लाल रंग देता है, हल्दी में कोई बदलाव नहीं होता, हाइड्रेंजिया के फूल का रस नीला हो जाता है। और रंग गंध में परिवर्तन क्षार के साथ। प्राकृतिक सूचक जो हैं क्षार के साथ रंग और गंध में किस प्रकार से परिवर्तन होता है? तो यह रंग और गंध में रंग नीला हो जाता है क्षार के साथ, और लाल पत्ता गोभी का रस हरा हो जाता है, हल्दी लाल हो जाती है और हाइड्रेंजिया के फूल का रस गुलाबी हो जाता है। कृत्रिम सूचक जैसे फेनोल्फथलीन और मेथिल ऑरेंज, यह रंग और गंध में परिवर्तन अम्ल के साथ किस प्रकार से देता है? तो फेनोल्फथलीन रंगहीन हो जाता है, मेथिल ऑरेंज लाल हो जाता है। और क्षार के साथ फेनोल्फथलीन गुलाबी रंग देता है और मेथिल ऑरेंज पीला हो जाता है। गंधीय सूचक जैसे प्याज का रस अम्ल के साथ तीक्ष्ण गंध देता है और क्षार के साथ कोई गंध नहीं देता। वेनिला अम्ल के साथ समान गंध रहती है और क्षार के साथ कोई गंध नहीं होती। लौंग का तेल अम्ल के साथ समान गंध रहती है और यहाँ पर कोई गंध नहीं, किसी भी प्रकार की गंध नहीं देता। आगे हम देखते हैं अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुण। तो अम्ल व क्षारों के साथ के रासायनिक गुण यहाँ पर देखिए, धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ जब धातु क्रिया कराई जाती है तो लवण और हाइड्रोजन प्राप्त होता है, जैसे 2HCl + Zn = ZnCl2। लवण प्राप्त हुआ है
और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर उत्सर्जित हुई है। क्षारक के साथ क्षार की जब धातु के साथ क्रिया कराई जाती है तो लवण और हाइड्रोजन प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर सूत्र भी दिया गया है 2NaOH प्लस Zn इक्वल टू Na2 ZnO2 प्लस H2, यहाँ सोडियम जिंकेट बनता है। अब हम यहाँ देखते हैं पॉप टेस्ट। पॉप टेस्ट क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। जब हाइड्रोजन गैस के पास हम कोई जलती हुई परख मोमबत्ती लाते हैं तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है। जो ध्वनि है वह पॉप की ध्वनि कहलाती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया। अम्ल और क्षार के साथ धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया किस प्रकार से होती है? तो हम देख रहे हैं अम्ल के साथ। अम्ल के साथ जब धातु कार्बोनेट की क्रिया कराई जाती है तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। और क्षार के साथ जो धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया है वह कोई अभिक्रिया नहीं होती। धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ होती है। तो यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया है उसे हमने देखा। यहाँ पर कुछ समीकरण भी दिए गए हैं, इन्हें भी आप देख लें उदाहरण स्वरूप। और चूने के पानी का टेस्ट। चूने का पानी का टेस्ट किस प्रकार से करते हैं? तो उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है। यदि आप कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति की पहचान करना चाहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में जैसे ही प्रवाहित करते हैं तो चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है। CaOH प्लस CO2 इक्वल टू CaCO3 प्लस H2O। CaCO3 का हमें सफ़ेद अवक्षय प्राप्त होता है। अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करने पर क्या क्रिया होती है? तो CaCO3 प्लस H2 प्लस CO2 इक्वल टू CaHCO3 ट्वाइस, जो कि जल में घुलनशील होती है। अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। अम्ल की क्रिया जब क्षारक से कराई जाती है तो यह उदासीन हो जाते हैं और लवण और जल प्राप्त होता है, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसकी परिभाषा भी यहाँ हम देख लेते हैं। जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। उदाहरण भी दिए गए हैं यहाँ पर NaOH प्लस HCl इक्वल टू NaCl प्लस H2O। प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षारक, इनकी परस्पर अभिक्रिया कराएं तो अम्लीय लवण और जल प्राप्त होता है। दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक की जब आपस में अभिक्रिया होती है तो क्षारीय लवण और जल प्राप्त होता है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक की क्रिया आपस में कराई जाती है तो उदासीन लवण और जल प्राप्त होता है। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक की जब आपस में क्रिया कराई जाती है तो उदासीन लवण और जल प्राप्त होता है। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया भी यहाँ पर हम देखते हैं। तो अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की जब अभिक्रिया होती है तो धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल हमें लवण और जल प्राप्त होता है। जैसे CuO प्लस 2HCl इक्वल टू CuCl2 प्लस H2O। कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग नीला भी हो जाता है। तो यहाँ पर कॉपर क्लोराइड बनती है जिससे विलयन का रंग नीला हो जाता है। धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इनके उदाहरण हैं कॉपर ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। आगे हम देखते हैं अधात्विक ऑक्साइड की क्षारों के साथ अभिक्रिया। जब अधात्विक ऑक्साइडों की क्रिया क्षारों से कराई जाती है तो क्या परिणाम प्राप्त होते हैं? अधात्विक ऑक्साइड प्लस क्षार। क्षार की क्रिया अधात्विक ऑक्साइड से कराई गई तो लवण और जल प्राप्त होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट और जल प्राप्त होता है। अधात्विक ऑक्साइड प्रवृत्ति में अम्लीय होते हैं तथा विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, अर्थात यह विद्युत धारा या विद्युत के सुचालक होते हैं। जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक। जब जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक की क्रिया कराई जाती है तो क्या होता है? जल की उपस्थिति में अम्ल H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं। H प्लस आयन H3O प्लस आयन हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। जो H प्लस आयन है वह हाइड्रोनियम आयन के रूप में यहाँ पर पाए जाते हैं। H प्लस प्लस H2 इक्वल टू H3O प्लस और HCl प्लस H2 इक्वल टू H3O प्लस प्लस Cl जो ऋणात्मक आयन है वह यहाँ पर प्राप्त होता है। जल की उपस्थिति में क्षारक या OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं। जैसे NaOH, जब हम जल से इसकी क्रिया कराते हैं तो Na यानी सोडियम धनात्मक आयन और OH माइनस आयन प्राप्त होता है। MgOH ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जब हम जल से कराते हैं तो Mg2 प्लस आयन और 2OH माइनस आयन प्राप्त होते हैं। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। यह जो यहाँ पर बिंदु दिया गया है महत्वपूर्ण है। रिक्त स्थान के रूप में आपको दिया जा सकता है तो इसे आप पुनः देखें। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। जल के साथ
अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अम्ल या क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए और लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। तो जब भी आप जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते हैं तो यहाँ पर हमें बहुत ही सावधानी रखनी है। हमेशा अम्ल या क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए, जल को अम्ल या क्षारक में नहीं मिलाना चाहिए और लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। तो यहाँ जैसे हम देख रहे हैं अम्ल में जल को मिलाना गलत है, और जबकि जल में अम्ल को मिलाना सही है। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र भी टूट सकता है। जल को अम्ल में डालने से मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है। स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र टूट सकता है, इसलिए हमें यह सावधानी रखनी चाहिए। अब यहाँ पर हम अम्ल की कुछ अभिक्रियाएं देख लेते हैं। जैसे अम्ल प्लस धातु, अम्ल की क्रिया धातु से कराते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। लवण प्लस जल, तो धात्विक ऑक्साइड के साथ और धातु बाइकार्बोनेट के साथ लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, और क्षारक के साथ लवण प्लस जल, और धातु कार्बोनेट के साथ लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्राप्त होते हैं। तो लवण और जल के साथ जब हम क्रिया कराते हैं अम्ल की तो धात्विक ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। अब क्षारक की अभिक्रिया यहाँ पर दी गई हैं। लवण प्लस H2 या धातु के साथ प्राप्त होता है, और लवण प्लस जल अधात्विक ऑक्साइड के साथ प्राप्त होता है। धातु बाइकार्बोनेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती, और अम्ल के साथ लवण प्लस जल और धातु कार्बोनेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती है। अम्ल व क्षारकों में समानता यहाँ पर हम देखें तो अम्ल और क्षारक अर्थात सभी अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं, जबकि क्षारक OH- आयन उत्पन्न करते हैं। जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो यह तनुकृत हो जाता है। जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ या OH- में प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है। क्षार तथा अम्ल की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन या OH- आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। सार्वभौमिक सूचक अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं pH स्केल। pH स्केल क्या होता है? किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है, जिसे pH स्केल कहते हैं। तो विलयन में H+ आयन की सांद्रता को ज्ञात किया जा सकता है pH स्केल के द्वारा। pH में P है पुषांश, जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। अगर pH बराबर 7 है तो विलयन उदासीन होगा। pH 7 से कम है तो अम्लीय विलयन होगा, और pH 7 से अधिक है तो क्षारीय विलयन होता है। इन मानों को जरूर आप याद रखें, क्योंकि आपसे इनसे संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो pH यदि 7 है तो उदासीन विलयन होगा। यह स्केल 0 से 14 तक pH ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं आप दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल H+ आयन सांद्रता। जैसे प्रबल अम्ल है तो इसमें H+ आयन अधिक मात्रा में होंगे, इनकी सांद्रता अधिक होगी, और दुर्बल अम्ल में H+ आयनों की मात्रा कम होगी। दुर्बल क्षार OH- आयन मात्रा, दुर्बल क्षार में OH- आयन मात्रा कम होगी, और प्रबल क्षार में OH- जो आयन मात्रा है वह अधिक होती है। तो इनके उदाहरण भी यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड अर्थात बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति, और राइट साइड बढ़ती हुई क्षारक प्रकृति। और यदि pH मान 7 है तो यह उदासीन होता है। लेफ्ट साइड H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है, और राइट साइड H+ आयन की सांद्रता में कमी होती है। अब दैनिक जीवन में pH का महत्व भी यहाँ पर दिया गया है। तो हम देखते हैं पौधे एवं पशु pH के प्रति संवेदनशील होते हैं। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 pH परास के बीच कार्य करता है। वर्षा के जल की pH मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? तो यहाँ पर जो दिया गया वर्षा के जल की pH मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो यह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अब देखते हैं मिट्टी का pH। अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट pH का परास की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान की मिट्टी का pH कम या अधिक हो तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं। हमारे पाचन तंत्र का pH हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द व जलन का अनुभव होता है।
इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटीसिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है जो अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय भी होता है। जैसे मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का एनेमल या दंत बल कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर संक्षारित हो जाता है। क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है। पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा के उपयोग से आराम मिलता है। नेटल का डंक। नेटल के डंक वाले बाल मेसेनोइक अम्ल छोड़ जाते हैं। तो नेटल के डंक वाले जो जीव होते हैं वह मेसेनोइक अम्ल छोड़ जाते हैं, जिनके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डॉक पौधे की पत्ती रगड़कर किया जाता है। अब लवणों का पीएच यहाँ पर देखते हैं। प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षारक, यहाँ उदासीन लवण pH बराबर 7 प्राप्त होता है। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक की जब क्रिया कराई जाती है तो अम्लीय लवण pH जिसका 7 से कम होता है। प्रबल क्षारक प्लस दुर्बल अम्ल तो क्षारकीय लवण प्राप्त होता है, जिसका pH 7 से अधिक होता है। तो इस प्रकार से आगे भी हम देखते हैं जो आप अम्ल क्षारक और लवण अध्याय के प्रश्नों के कुछ महत्वपूर्ण नोट्स दिख रहे हैं। इन नोट्स से आप प्रश्न भी तैयार कर सकते हैं, और इन्हीं जो यहाँ पर नोट्स दिए गए हैं इन्हीं नोट्स से आजकल परीक्षा में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा कि अभ्यास प्रश्न जो आपके दिए होते हैं उनसे प्रश्न बहुत ही कम पूछे जाते हैं। अध्याय के अंदर भी प्रश्न दिए गए हैं, उनमें से कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, अन्य प्रश्न आपके अध्याय के अंदर से बनाए जाते हैं। तो यह जो नोट्स दिए गए हैं नोट्स को आप तैयार करें, तो यहाँ से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होंगे। साधारण नमक के रसायन। यहाँ पर साधारण नमक के रसायन दिए गए हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्रंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में हम यहाँ पर समझते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन या लवण जल से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। तो यह क्लोर क्षार अभिक्रिया या प्रक्रिया की परिभाषा है, इसे भी आप देख लें। 2NaCl प्लस 2H2 इक्वल टू NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। एनोड पर Cl2 गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस। कैथोड के पास NaOH विलयन बनता है। इसके उपयोग हैं जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसके उपयोग हैं ईंधन, मार्गरीन, और Cl2 या क्लोरीन जल की स्वच्छता के लिए उपयोग की जाती है। PVC और CFC में उपयोगी है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इस्पात की सफाई और इससे औषधियाँ भी बनाई जाती हैं। NaOH के उपयोग धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन या कागज़ बनाने के लिए, और क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्रंजक चूर्ण घरेलू व्यंजन और वस्त्र व्यंजन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ब्रंजक चूर्ण शुष्क बुझे हुए चूने NaOH ट्वाइस पर क्लोरीन की क्रिया से ब्रंजक चूर्ण का निर्माण होता है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जब हम क्लोरीन से क्रिया कराते हैं तो यहाँ ब्रंजक चूर्ण CaOCl2 प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। इसके उपयोग हैं। ब्रंजक चूर्ण के उपयोग वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के व्यंजन के लिए, कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के व्यंजन के लिए, रासायनिक उद्योगों में एक उपचार के रूप में, और पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3। इससे हमें इस क्रिया के दौरान बेकिंग सोडा प्राप्त होता है NH4Cl प्लस NaSCO3। यह एक दुर्बल असंक्षारक क्षारक है। खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्न अभिक्रिया होती है। जैसे 2NaSCO3 तो हम उसमें देते हैं Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 प्राप्त होता है। बेकिंग सोडा का उपयोग, तो बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग होता है। इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पाव, रोटी या केक में खमीर उठ जाता है तथा इससे यह मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। यह एंटीसिड का एक संघटक है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। अब देखते हैं धोने का सोडा Na2CO3, इसमें 10 अणु H2O के होते हैं। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारकीय लवण है। तो यहाँ पर समीकरण भी दिया गया है Na2CO3 प्लस 10 अणु जल के Na2CO3 और 10 अणु जल के। उपयोग, इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में होता है और इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका उपयोग होता है। अब देखते हैं हम प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका सूत्र भी दिया गया है NaSO4
H2O अर्थात जल का आधा अणु इसमें होता है CaSO4 के साथ। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट या हेमीहाइड्रेट या अर्धहाइड्रेट POP बनाता है। यह सफ़ेद चूर्ण है जो जल में मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर ठोस प्रदान करता है। जल के साथ अभिक्रिया दी गई है, इसे आप देखें। और इसके उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। इसका उपयोग खिलौने बनाने में, सजावट का सामान बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए भी किया जाता है। अब यहाँ दिया गया क्रिस्टलन का जल। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। तो क्रिस्टलन का जल भी आप देखें, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। कुछ उदाहरण दिए गए हैं। CuSO4 5H2O में क्रिस्टलन के जल के 5 अणु होते हैं। Na2CO3 10H2O में क्रिस्टलन के जल के 10 अणु होते हैं। और CaSO4 2H2O में क्रिस्टलन के जल के 2 अणु हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा जो कक्षा 10 अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण अध्याय, उससे कुछ महत्वपूर्ण नोट्स हमने यहाँ पर देखे। इस चैनल पर आपको इस प्रकार के नोट्स, सभी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर और कुछ महत्वपूर्ण नोट्स भी आपको प्राप्त होंगे। हस्तलिखित नोट्स भी प्राप्त होंगे जो अध्याय के अंदर से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। उन सभी प्रश्नों का हल आपको यहाँ पर प्राप्त होगा यदि आप इन सभी प्रश्नों को यहाँ पर तैयार कर लेते हैं। जो भी प्रश्न आपको ऐसे लगते हैं कि आप उन्हें आसानी से तैयार कर सकते हैं, तो उन प्रश्नों को यहाँ पर तैयार करें और अपनी परीक्षा में सफलता हासिल करें। क्योंकि अब वह समय नहीं रहा जब अध्याय के अभ्यास में जो प्रश्न दिए जाते थे वही परीक्षा में पूछ लिए जाते थे। अब आपसे CBSE पैटर्न पर प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको पूरा अध्याय पढ़ना होगा। उस अध्याय के किस भाग से कौन सा प्रश्न पूछ लिया जाए यह हम भी नहीं बता सकते। तो यहाँ पर जो नोट्स दिए गए हैं संपूर्ण अध्याय का सार है। संपूर्ण अध्याय आपको यहाँ पर इन नोट्स के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे अन्य अध्यायों के महत्वपूर्ण नोट्स, प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर पब्लिश किए जाएँ तो वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकें। अन्य साथियों में भी वीडियो को शेयर करें ताकि जो अन्य मित्र हैं उन्हें भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो सकें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।